हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो प्रश्नावली 5.3 का कुछ क्वेश्चन बच गया था उसको हम पूरा कवर करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 10 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है। एक थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं इधर साइड में। जो हम जानते थे कि एसएन का फॉर्मूला होता था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को a 2a को a प्लस a लिखते थे तो इसको कैसे लिख रहे थे n/2, और एक और फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an या l, ये दोनों फॉर्मूला पढ़े थे। अब एक चीज और निकालना है। जैसे देखो कोई भी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, केपी में है। एपी में टोटल कितना टर्म है, मतलब टोटल पद की संख्या 6 है, टोटल 6 है। तो अगर छठा पद निकालना कहेगा, A6 निकालना कहेगा, पहला पद A1 हो जाएगा। तो छठा पद निकालना कहेगा तो देखो पूरा को जोड़ेंगे, 6 पद को जोड़ेंगे तो S6 में से 5 पद को जोड़ करके घटा देंगे। मतलब कि पहले तो ये पूरा को जोड़ लिए, 1 प्लस 2 प्लस क्या किए, देखो A6 जो छठा पद था इसको कैसे लिखे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 6 तक, और यहाँ से माइनस कर लिए 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 पद मतलब 4 प्लस 5। तो देखो तो ये माइनस माइनस वाला होकर के 1 से 5 तक तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 से 5 तक 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ 6, मतलब A6 का वैल्यू। तो हम इसी से फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि अगर कोई भी n पद दिया रहेगा एपी में तो an पद, तो उसके सम से कैसे निकालेंगे। अभी तक तो प्रथम पद और नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे, सार अंतर से निकालते थे an। अब हमको an प्रथम पद ना दे करके हमको दिया रहेगा सार, मतलब कि सम दिया, योग दिया रहेगा, इतना पद का योग है तो उससे निकालना है। तो उस वाला फॉर्मूला से हम कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे देखो हमेशा इसमें लास्ट पद ही निकालने के लिए कहेगा, क्योंकि लास्ट पद ही एक पद बचेगा। तो हम टोटल को जोड़ेंगे और उसके पहले वाले पद तक दोनों को जोड़ करके माइनस करेंगे तो बस ये वाला बच जाएगा। तो an बराबर टोटल का जोड़ेंगे, टोटल n पद है तो टोटल को जोड़ेंगे तो an बराबर sn, घटाएंगे क्या, इसके पहले वाले पद तक का सम। तो टोटल n पद है तो इसके पहले वाला पद जो होगा n माइनस 1वां पद होगा, तो इसमें से n-1 घटा देंगे, मतलब n-1 पद का योग घटा देंगे। टोटल n पद का योग में से n-1 पद का योग घटाएंगे तो वो वैल्यू देगा an। तो यही एक फॉर्मूला बन गया कि अगर हमको Sn मालूम रहेगा और Sn-1 मालूम रहेगा तो उससे हम an निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो Sn-1 करके, मतलब n का वैल्यू अगर कोई भी n का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे n वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 6 लिए हैं, जैसे यहाँ ही देखो यहाँ पे जोड़ने नहीं, मतलब आगे हम इसी को क्वेश्चन में देख लेते हैं। उसी तरह से ये 11वां क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, उसी से बनेगा। क्या करा कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद S1 क्या होगा। देखो दिया क्या हुआ है, योग दिया है, कितने पद का योग, Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब कह रहा है कि तो इसका प्रथम पद क्या होगा, निकालना क्या है। प्रथम पद कहने का मतलब A1 इक्वल टू व्हाट, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दो पद का योग मतलब S2 निकालेंगे इक्वल टू व्हाट। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब A2 क्या है। इसी प्रकार तीसरे, मतलब जैसे A2 को निकाल रहे हैं हम, इसी तरह से तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद भी मालूम करना है। मतलब तीसरा पद कहने का मतलब A3 मालूम करना है, A10 मालूम करना है और A9 मालूम करना है। इतना चीज हमको मालूम करना दिया क्या है, Sn बराबर एक समीकरण दे दिया है 4n माइनस, यहाँ पे 4n माइनस n स्क्वायर। मतलब अगर 1 निकालेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, n का वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे वही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो S1 S2 S3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो पहला पद, अब कोई भी एपी में एक ही पद, जैसे 4 दिया है, एक ही पद दिया है तो इसका सम भी क्या होगा, जो पहला पद होगा, पहला पद इसमें 4 है और कहेगा कि इस एपी में एक ही पद है 4, तो इसका सम क्या होगा, पहला पद का सम। तो Sn बराबर 4 में इसके अलावा तो कुछ है नहीं, मतलब 4 ही हो जाएगा। तो A1 बराबर S1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ से अगर पहला पद एक ही पद है तो अगर एपी में पहला पद और पहला पद का सम दोनों बराबर होगा, क्योंकि वही वैल्यू रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा।
तो उसी तरह से इसमें एसएन मालूम है, तो ए तो मालूम नहीं है, तो ए1 निकालना है, तो ए1 बराबर हो जाएगा एस1। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, एक हिंट के लिए दे दिया है कि तो इसका प्रथम पद में ब्रैकेट में दिया अर्थात एस1, तो ए1 प्रथम पद और एस1 प्रथम पद का सम दोनों बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ से a1 निकल जाएगा। अब a1 कैसे निकालेंगे, तो a1 बराबर s1, और s1 कैसे निकालेंगे, sn हमको मालूम है, sn n के टर्म में मालूम है, तो यहाँ पे s1 मतलब यहाँ पे भी 1 n के जगह 1 रखेंगे, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। अब क्या आ गया, 4 माइनस 1 मतलब 3। तो एक वैल्यू a1 निकालने कह रहा था, एक वैल्यू मालूम चल गया a1 बराबर 3, एक तो वैल्यू ये आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है, s2, तो अब s2 बराबर S1 आ गया 3, S2 बराबर फिर उसी तरह से n के जगह 2 है, तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4 मतलब 4। अब S2 4 आ गया, निकालना क्या है A2, तो देखो हम फॉर्मूला क्या बताए हैं कि A2 बराबर यहाँ पे Sn बराबर An बराबर होता है Sn माइनस n माइनस 1। A2 बराबर अगर सम के टर्म में, योग के टर्म में फॉर्मूला लिखें, जैसे A2 बराबर तो हमको पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उससे a प्लस डी आ जाएगा, लेकिन हमको योग वाला s के टर्म में फॉर्मूला लिखना है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर Sn होता है, तो A2 बराबर S2 हो जाएगा, n की जगह 2 है S2 और माइनस s, इसका सबस्क्रिप्ट में नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, मतलब A2 बराबर हो जाएगा, देखो S2 दो पद का योग और इसके पहले वाले पद का योग, मतलब S1 S2 माइनस S1 डायरेक्ट लिखेंगे। अब S2 का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 4 और S1 है A1 के बराबर, तो इस तरह से 4 माइनस 3, तो A2 आ गया 1। तो A1 निकालना था, A2 निकालना था, S2 निकालना था, तो ये तीन वैल्यू निकल गया। अभी और भी निकालना है, तो अभी और निकालने क्या कह रहा है, A1 निकल गया, S2 A2 A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है। तो अब A3, अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसी प्रकार, मतलब जैसे A2 निकाल रहे हैं, दूसरा पद निकाल रहे हैं, पहला पद निकाल रहे हैं, इसी प्रकार तीसरा, दसवां और nवां पद ज्ञात कीजिए। जैसे देखो यहाँ पे हमको पता चल गया कि A1 3 है, A2 2 है, तो यहाँ से सार अंतर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये तो पहले का था, ये फॉर्मूला था, तो यहाँ से सार अंतर अगर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस 3, तो माइनस सॉरी 1 माइनस 3, तो ये माइनस 2। तो अब A3 निकालने कह रहा है, तो A3 बराबर हम जानते हैं A प्लस 2D होता है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं कि A प्लस 2D मतलब 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, मतलब कि 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1। ये भी आ सकता है, लेकिन हमको इसका यूज नहीं करना है। यूज क्या करना है, जैसे हम A2 निकाले हैं, तो A2 कैसे निकाले हैं, S2 माइनस S1 करके, तो उसी तरह से अगर A3 निकालेंगे, अगर तीसरा पद निकालेंगे, तो तीन पद का योग माइनस इसके पहले वाले, मतलब 3 के पहले 2 आता है, तो 2 पद का योग S3 माइनस S2 हो जाएगा। अब S3 को कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला था an मतलब 4 इंटू 3 माइनस n स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस S2 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 2, और S2 तो निकल ही गया, या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें या फिर इसको फिर से निकाल ले, 2 इंटू 2 का स्क्वायर या 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9 और ये आ जाएगा 8 माइनस 4। तो यहाँ से देखो तो 12 में से 9 गया 3 और 8 में से 4 गया माइनस 4, मतलब A3 बराबर माइनस 1 आ जाएगा। देखो इससे भी निकाले थे, A3 तो सेम ही रहेगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले। A3 निकाले थे, इससे भी माइनस 1 आ रहा था, इससे भी माइनस 1 आ रहा है, उसी तरह से A3 निकल गया। अब कह रहा है कि दसवां पद कहने का मतलब A10, तो A10 उसी तरह से निकालना है, मतलब S10 माइनस S9 हो जाएगा, और S10 के लिए फिर वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 10 चक 40 में से 10 दहे 100, 40 में से 40 माइनस 100, ये कितना बचेगा, माइनस 60, और इधर बचेगा 36, 9 चक 36 माइनस 81। अब माइनस 60 है, माइनस अंदर भी माइनस बचेगा, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, तो ये कितना आ गया, माइनस 60 प्लस 45, माइनस 60 प्लस 45 करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू माइनस 15। तो इस तरह से A10 मालूम चल गया माइनस 15 है। अब AN निकालने के लिए कह रहा है, उसी तरह से कह रहा है nवां पद भी निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो AN बराबर हो जाएगा SN माइनस SN माइनस 1, SN बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर,
और इस n माइनस वन को हम कैसे लिखेंगे, 4 n की जगह पे, यहाँ पे इस n की जगह पे क्या है, n माइनस वन, तो सब जगह n की जगह पे n माइनस वन ले लेंगे, माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर, या फिर ये, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर देंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, यहाँ से n माइनस वन दोनों में है तो एक n माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचा, यहाँ से n माइनस वन बाहर निकल गया तो 4 माइनस, और यहाँ पे दो n माइनस वन का होल स्क्वायर था, मतलब दो n माइनस वन था तो एक n माइनस बाहर लिए, एक n माइनस वन अंदर बच गया। अब इसको लिख सकते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस n माइनस वन, और 4, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, तो ये आ गया 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस n माइनस वन, ये पूरा ब्रैकेट में है, ये अलग इसका हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा n माइनस वन इंटू 4x 5 माइनस n। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5n माइनस 5, फिर उससे माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू माइनस n, मतलब माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू माइनस n, माइनस वन इंटू माइनस n तो प्लस n, ये आ गया। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बाकी बचेगा वो आंसर आ जाएगा। अब 5n और प्लस n 6n हो जाएगा, तो माइनस आगे है तो माइनस 6n, और माइनस 5 प्लस 5, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से वो n स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 4n माइनस 6n बचा माइनस 2n प्लस 5, मतलब an बराबर आ गया 5 माइनस 2n। तो देखो इसमें सारा पद हम ज्ञात किए हैं, कैसे मालूम किए हैं, तो SN मतलब सम, योग से हम निकाले, हम a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला नहीं यूज किए, हम डायरेक्ट सम से निकाले हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो दिया हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। तो धन पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते जाता है, 3 4 5 6। अब ये सारा तो धन पूर्णांक हो गया, अब कौन सा धन पूर्णांक लेना है, तो 40, टोटल कितना लेना है 40, मतलब n बराबर 40 हो गया, और कह रहा है कि वैसा धन पूर्णांक लेना है जो 6 से विभाजित होगा। तो देखो 1 से शुरू हो रहा है तो 1 तो विभाजित नहीं होगा, 2 3 4 5 भी नहीं विभाजित होगा, शुरू किससे होगा, 6 से, पहला 6 होगा, दूसरा इसमें क्या आएगा 12 जो 6 से विभाजित होगा, फिर उसके बाद 18 जो 6 से विभाजित होगा, डॉट डॉट डॉट, इसमें कितना तक लेना है 40 धन पूर्णांक तक। किस तरह से इसको 40 धन पूर्णांक तक निकालना है कि 40 धन पूर्णांक तक इस तरह से जो 6 से विभाजित होगा, ये एक एपी बना रहा है, इस एपी में टोटल 40 जो आएगा वो सबका सम निकालना है। तो यहाँ से n बराबर 40 है, a बराबर 6 और d बराबर भी 12 माइनस 6 6 है। तो 6 से विभाजित ये जो एपी बना, देखो इसमें सारा हम 6 से विभाजित होने वाला को ही एपी बनाया है, तो इस तरह से इस एपी में जितना भी 40 पद आएगा तो 40 पद का सम निकालना है, टोटल योग ज्ञात करना है 40 धन पूर्णांक का। तो 40 धन पूर्णांक का योग जो होगा S40 हो जाएगा, तो S40 बराबर हम 40 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 40 बाई 2 20 आ गया, a का वैल्यू पुट कर देंगे 6 और n का वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6, यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, अब 20, ये 12 प्लस 9 छक 54 5 छती 18 5 23 234, तो ये आ गया 20 इंटू 246, तो 24 दूनी 48 49, आ गया 4920, मतलब कि 40 जो आएगा आंसर में, क्या कह रहा था 40 धन पूर्णांकों का योग, यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं 6 से विभाजित होने वाले, ये 40 का वैल्यू आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योग। देखो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा 6 से विभाजित 7 से विभाजित, पहले तो हम जो बन रहा है 6 से विभाजित कौन कौन हो रहा है या फिर कोई भी संख्या से विभाजित, उसका हम एक एपी में एपी जैसा बना लेंगे कि कौन कौन सा संख्या 6 से विभाजित हो रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्म निकालना कहेगा तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, और कहेगा योग निकालना तो योग निकालेंगे।
बराबर S40। तो S40 का वैल्यू आया है 4920। यही आंसर हो जाएगा इसका। जो 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांक है उसका योग। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में भी कह रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 के प्रथम 15 गुणज कहने का मतलब जो 8 से गुना हो रहा है, 8 का गुना क्या क्या है। तो 8 का गुना क्या होगा, एक तो हमको पता ही है कि पहला गुना 8 होगा, दूसरा गुना 16 होगा, तीसरा गुना 24 होगा। इस तरह से कितना निकालना है, 15 गुणज तक निकालना है। तो 15 गुणज मतलब कि n बराबर इस तरह से ये वाला जैसे 3 वैल्यू आ गया, 15 12 वैल्यू और आएगा तो 15 गुणज हो जाएगा। लेकिन हमको टोटल निकालने का जरूरत नहीं, हमको योग निकालना है। और हम देख रहे हैं कि सब में बराबर बराबर डिफरेंस आ रहा है, तो एक एपी बन रहा है। एपी बन रहा है तो हम इसको डायरेक्ट हम एपी वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 15 हो गया, क्योंकि 15 गुणज एपी बन रहा था। इस एपी में टोटल n टर्म है तो 15 गुणज है। ए बराबर 8 और डी बराबर भी 16 माइनस 8, 8 हो गया। तो 15 गुणज का योग निकालना है। अगर तो यहाँ पे S15 योग मतलब S15, तो ये आ जाएगा 15/2 इंटू 2a, 2a प्लस n-1 इंटू b। तो यहाँ आ जाएगा 15/2, ये आ जाएगा 16 प्लस 14 इंटू, हाँ ये आ जाएगा 15/2, 16 प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 15/2 इंटू 16 प्लस 112, 128 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 छक 12, 2 छक 8 बराबर बचा क्या, 15 इंटू 64। तो S15 जो आ रहा है 1564 में से 15 से गुना करेंगे और ये 64 बच रहा है 960। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज का योग जो होगा किसके इक्वल होगा, तो S15 के इक्वल, क्योंकि एपी बन रहा था। और कितना होगा 960, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 0 से स्टार्ट करना और 50 के बीच लेना है। तो पहले पे लिखेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्या। देखो एक तरीका है कि 0 से 50 के बीच सारा संख्या का लिख लो और उसके बाद योग ज्ञात करो। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या जो होगा वो कैसे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक जाएगा 50 सम में, 50 के पहले वाला 49। मतलब ये सारा संख्या जो आएगा 0 से 50 के बीच विषम संख्या होगा। तो योग निकालना कह रहा, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस 49 तक। इस ये जो एक एपी बन रहा है, देखो सब में 2 2 का डिफरेंस है तो एक एपी बन रहा है। तो इसमें हमको टोटल योग निकालना कर रहा है, किसको जोड़ करके कितना आएगा, क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। क्योंकि 0 से 50 के बीच सारा विषम संख्या यही है तो इसका सम। तो इस तरह के हम बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें देखो ए मालूम है, ए इक्वल टू 1, डी मालूम है 2, और ये वाला जो है प्लस 49 तक निकालना है। यहाँ नहीं कर रहा कि 49 तक कितना आएगा, यहाँ कर रहा है इसका लास्ट जो है, लास्ट टर्म 49 है। मतलब अगर एपी में टोटल n टर्म है तो एन बराबर 49 दिया हुआ, निकालना क्या है, एस एन बराबर वाट, सबका सम निकालना है। तो एन दिया है 49, तो इस तरह के एपी में पहले एन नहीं पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, तो हम सबसे पहले एन से एन निकाल लेंगे। तो एन बराबर 49, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49, क्योंकि एस एन बराबर फॉर्मूला n/2। तो n तो हमको मालूम ही नहीं है, एन मालूम है, तो एन से एन निकालेंगे। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 और n-1 को n को n ही रहने देते हैं, d का वैल्यू 2 बराबर 49, n-1 बराबर 48, 49 में से 1 गया तो 48/2 इधर से भाग में आ गया, तो n-1 बराबर 24। अब n बराबर आ गया 24 प्लस 1 मतलब 25। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आया, टोटल कितना संख्या है 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या है वो टोटल 25 होगा, क्योंकि एक सीरीज बना रहा है। तो इस सीरीज में टोटल कितना संख्या आएगा, तो 25 आएगा। अब हमको सम निकालना है, सम निकालने के लिए हम S25 निकालेंगे। तो S25 बराबर एस एन बराबर फॉर्मूला होता है
n/2। और देखो an पता रहता है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस एन, कैलकुलेशन में इजी होता है। तो n/2, n का वैल्यू हो जाएगा 25/2 और a का वैल्यू 1 है और an का वैल्यू दिया हुआ था 49, तो an का वैल्यू 49 आ जाएगा, मतलब 25/2 इंटू 50। तो यहाँ से 25 इंटू 25 हो जाएगा बराबर 625। तो ये इसका सम निकल गया। हम फॉर्मूला भी पढ़े थे कि लगातार रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से n का निकालना रहेगा। तो हम इसको निकालते हैं n इंटू n प्लस 1/2 से। और जहां पे ये s25, जैसे देखो 25 का स्क्वायर आया कि नहीं, अगर इसमें बीच में एक एक का गैप रहेगा, 1 से स्टार्ट होना चाहिए हमेशा, ये 1 3 5 6। तो इसमें डायरेक्ट अगर कहेगा 10 तक का सम कितना है, टोटल 10, मतलब 10 पद आ रहा है तो 10 पद का सम, तो s10 बराबर 10 स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, इस तरह से होता है। और कहेगा 1 प्लस 2 प्लस, लगातार कहेगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10 तक सम क्या होगा, मतलब इसमें 10 पद तक कह रहा है कि इसमें जैसे 1 3 5 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, तो इसमें 4 पद हुआ, 6 पद और टोटल को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। लेकिन इसमें कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 10 तक जाएगा, तो उसका सम क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2 होगा। ये हम फॉर्मूला एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे तो भी पढ़े थे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको सोल्व करेंगे तो एपी में आ करके इसको पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ समझेंगे, तो बहुत छोटा हो जाएगा और इजी लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कह रहा है कि कोई ठेकेदार काम करवा रहा है, वहां अगर एक समय दिया हुआ कि काम इतना दिन में पूरा हो जाना चाहिए, अगर एक निश्चित तिथि के बाद, मतलब जैसे 1 महीना में पूरा हो जाना चाहिए, तो वो काम 1 महीना के बाद पूरा ना हो के उससे ज्यादा दिन लग रहा है, तो जैसे ही विलंब होगा, मतलब कार्य होने में, कार्य को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है निश्चित टाइम से, तो उसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जुर्माना किस प्रकार से लगा गया है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, मतलब अगर कार्य 1 महीना में पूरा होना है, 1 महीना कहने का मतलब 30 दिन में पूरा होना है, तो जैसे ही 30 दिन में ना पूरा होकर के अगर 31 दिन में पूरा हो रहा है, एक दिन अगर 1 दिन लेट हो रहा है तो उसके लिए 200 रुपया जुर्माना लग रहा है। 32 दिन में तो मतलब 30 दिन में पूरा होना था, अब 2 दिन और एक्स्ट्रा लग गया, तो उसके लिए दूसरे दिन के लिए 250 रुपया लग रहा है। 3 दिन लेट हो जा रहा है तो उसके लिए 300 रुपया लग रहा है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना, प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब बाद वाले दिन का जुर्माना जो है, अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। देखो, अपने से बाद वाले मतलब दूसरा दिन है, तो आप दूसरा के पहला दिन आता है, पहला दिन, तो दूसरा दिन का जो जुर्माना है पहले दिन से 50 रुपया अधिक है, उसी तरह से तीसरा दिन का जुर्माना दूसरे दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। तो अब कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है कि टोटल कुल जुर्माना कितना देना पड़ेगा यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। 30 दिन का विलंब मतलब माने हैं कि कार्य 30 दिन में पूरा हो रहा है, तो उसको टोटल कितना दिन लग रहा है, उसको पूरा करने में 60 दिन लग रहा है, मतलब 30 दिन लेट हो जा रहा है। कह रहा है निकालना क्या है कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी। जुर्माने के रूप में मतलब जो 30 दिन लेट हुआ है उसको उसको कितना देना पड़ेगा। तो एक दिन का कितना लग रहा है, एक दिन विलंब का जुर्माना, उसको अगर एक दिन विलंब हो जाता है कार्य विलंब में, तो उसका जुर्माना देना पड़ रहा है 200 रुपया। अगर 2 दिन कार्य विलंब हुआ तो इसमें 50 रुपया देना पड़ रहा है। अगर 3 दिन कार्य विलंब हुआ तो उसको 300 रुपया देना पड़ रहा है। मतलब कि ये एक एपी में बन रहा है हर दिन 50-50 रुपया। तो एपी कैसे बन रहा है यहाँ पे, तो एपी बन रहा है 200, 250, 300। ये 3 दिन लेट किया है तो 300 रुपया। तो इस तरह से टोटल कितना दिन लेट कर रहा है, 30 दिन तक। तो कह रहा है कि कुल उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। एक दिन लेट करेगा तो 200 रुपया, 2 दिन लेट करेगा तो एक दिन का 200 रुपया, दूसरा दिन का 250 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे। इसी तरह से कह रहा है 30 दिन लेट कर रहा है, तो 30 दिन में हम टोटल एपी वाला में जितना भी टर्म आएगा 30 दिन में, हम टोटल को जोड़ देंगे। मतलब हमको निकालना क्या है कि S30, 30 दिन विलंब का जो जुर्माना होगा वो 30 S30 निकालना पड़ेगा। तो S30 बराबर वाट, ये निकालना है कि 30 दिन में उसको टोटल कितना
जोड़ करके पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें पहला दिन का पैसा है 200 रुपया, डी जो है सब में 50-50 का अंतर 250 माइनस 200 तो ये 50 आ गया, और एन जो टोटल कितना दिन विलम्ब हो रहा है तो एन बराबर है 30 दिन, तो वही 30 दिन विलम्ब का जोड़ निकालेंगे तो एस 30 बराबर हो जाएगा 30/2 इंटू 2a। यहाँ पे 30a एनवा पद नहीं है, ये 30 दिन तक है, 30 दिन तक इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस दिन भी कुछ रुपया आएगा, तो 2 इंटू 200 प्लस n-1 मतलब 30-1 इंटू डी 50। अब यहाँ पे आ गया 15, 2 इंटू 200 ये आ जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, तो आ गया 15, ये 400 प्लस 29 इंटू 50 करेंगे तो आ जाएगा 1450, तो एस 30 बराबर आ गया 15 इंटू 1850। अब 15 से 185 को 15 से गुना कर लेते, 55 25 8 25 40 18 25 90 2 92 और ये 185 तो आ जाएगा 5 2 7 9 8 17, ये आ गया एस 30 बराबर जो आ रहा है 27750, मतलब जुर्माने 30 दिन विलम्ब की जुर्माना राशि जो आ जाएगा 27750 रुपया, मतलब 30 दिन लेट होने के लिए टोटल यहाँ से 200-250 वाला जो लिखे थे इसको सम करेंगे तो टोटल रुपया आ जाएगा 27,750 रुपया, तो यही उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है कि किसी स्कूल के लिए विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। 7 नगद पुरस्कार कहने का मतलब सबको कुछ कुछ पैसा देना है, और कितना पैसा बांटना है 700 रुपया बांटना है, देना कितना है 7 पुरस्कार देना है, 700 रुपया को बांटना है और 7 लोगों में देना है, 7 नगद पुरस्कार मतलब वही हुआ 7 लोगों को देना है। और फिर कैसे देना है सबको, सबको तो बराबर बराबर नहीं कर रहा है, दे रहा है क्या कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है मतलब बाद वाला जो पुरस्कार है अपने से पहले पुरस्कार का 20 रुपया कम है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि पहला पुरस्कार टोटल उसको 700 रुपया ही बांटना है, पहला पुरस्कार एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा पुरस्कार देखो ये बाद वाला पुरस्कार है, तो दूसरा पुरस्कार जो होगा अपने पहले से, तो दूसरा पुरस्कार इसका पहला पुरस्कार एक्स से अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो ये अगर एक्स रुपया है तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा एक्स माइनस 20, तीसरा पुरस्कार हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 कम रहेगा तो x माइनस 20 माइनस 20 मतलब x माइनस 40 रुपया। तो इसी तरह से टोटल कितना पुरस्कार देना है 7, तो बन रहा है एपी जो बन रहा है, एक सब में बराबर बराबर अंतर हो रहा है तो एक एपी बनाएगा, एक x माइनस 20 x माइनस 40, इसी तरह से 7 पुरस्कार तक पुरस्कार इसको देना है। और टोटल कितना दे रहा है मतलब सब पैसा को जोड़ करके 700 रुपया होना चाहिए, तो S7 जो दे रहा है 700 रुपया है। अब A बराबर x से टोटल 700 रुपया को ही ना अलग अलग बांटेगा, मतलब टोटल 700 रुपया को 7 गो में बांटना है, तो 7 गो में जैसे जैसे बांटा है सबको जोड़ेंगे तो 700 आ जाएगा, तो A बराबर x दिया हुआ, D बराबर हो जाएगा x माइनस 20 माइनस x, मतलब D का वैल्यू माइनस 20, तो S7 दिया है, इससे हम निकाल लेंगे x का वैल्यू, यहाँ पे S7 बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू 2a का वैल्यू x और n-1 मतलब 7-1 d का वैल्यू -20, तो S7 700 दिया हुआ है, 7/2 आ जाएगा 2x प्लस 6 इंटू -20, यहाँ से 7/2 को इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 2/7 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 120, यहाँ 100 बार में इधर हो जाएगा 200, इधर वाला 120 इधर चला आएगा, तो 200 प्लस 120 बराबर 2x, यहाँ क्या आ गया 320 बराबर 2x, तो x का वैल्यू आ गया 320/2, तो ये आ गया 160। निकालना क्या था x का वैल्यू, मतलब ये पहला पुरस्कार आ गया, पहला पुरस्कार को हम x रुपया माने, करा प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार का मान मतलब कि हर एक को कितना प्राइज मिला है, तो पहला पुरस्कार प्रत्येक पुरस्कार का मान जो होगा
मान होगा रुपया 160, पहला 160 मिला, दूसरा को कितना मिलेगा, तो इससे 20 रुपया कम, तो 140 तीसरा को मिलेगा, 120 चौथा को मिलेगा, 100 पांचवा को मिलेगा, 80 छठा को मिलेगा, 60 और सातवां को मिलेगा। टोटल 7 ही लोग को मिलना है, तो सातवां को मिलेगा 40। तो इसको जोड़ेंगे तो भी 700 आएगा, काहे कि उसी से तो आया है 700। तो टोटल को जोड़ने पे 700 आएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रत्येक पुरस्कार मतलब 7 स्टूडेंट को पुरस्कार मिला तो सातों को कितना कितना रुपया मिला, तो इस तरह से रुपया मिलेगा क्योंकि सबका पहले से 20 रुपया कम है। तो देखो 140 जो है पहले से 20 रुपया कम। अब इसी तरह से इसका अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको समझेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। एक एपी बन जाएगा और एपी का जो या तो सम निकालना रहेगा या तो टोटल कितना पद है निकालना रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाना है। अब पेड़ लगाना है तो कैसे पेड़ लगाना है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग कहने का मतलब यहाँ पे सेक्शन, अनुभाग जो है ये सेक्शन, जैसे क्लास 1 का 1 सेक्शन 2 सेक्शन होता है, वैसे क्या है प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब कह रहा है कि जितना उसका कक्षा का संख्या है उतना ही पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कह रहा है कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, मतलब जो कक्षा 1 में पढ़ रहा है विद्यार्थी, जितना कक्षा की संख्या, अगर कक्षा की संख्या 1 है तो वो एक ही पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का मतलब 2 क्लास में पढ़ रहा है तो एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगा रहा है। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है। मतलब जिस क्लास में पढ़ रहा है उतना ही एक अनुभाग एक सेक्शन को उतना ही पेड़ लगाना है इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक, टोटल कितना कक्षा तक पेड़ लगाना है, 1 से स्टार्ट होना है और 12 तक पेड़ लगाना है। अब इसमें दिया हुआ कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें देखो दिया हुआ है क्या, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो तो एक कक्षा का एक अनुभाग कह रहा है, एक सेक्शन जो है एक पेड़ लगाएगा, और कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन है। तो अगर एक सेक्शन कक्षा 1 में 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 1 का दूसरा सेक्शन भी 1 ही कक्षा का है तो एक पेड़ लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी 1 कक्षा का है तो एक पेड़ लगाया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कक्षा 1 के तीनों अनुभाग, 3-3 अनुभाग है तो तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या जो होगा वो हम कैसे, कक्षा 1 में पढ़ रहा मतलब 3 अनुभाग है तो एक अनुभाग एक पेड़ लगाता है, दूसरा भी अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, एक में पढ़ रहा है तो उसका तीसरा अनुभाग भी एक पेड़ लगाएगा मतलब 3 पेड़। उसी तरह से अगर कक्षा 2 का किस तरह से पेड़ लगाएगा, तो एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, उसका दूसरा सेक्शन वाला भी 2 पेड़ लगाएगा और तीसरा सेक्शन वाला भी 2 पेड़ लगाएगा। इस तरह से 6 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से कक्षा 3 का कितना लगाएगा, तो ये 3 पेड़ लगाएगा, तीनों सेक्शन मिल करके 3+3+3 टोटल 9 होगा। इस तरह से लास्ट कितना होना है, 12th कक्षा तक, 12th कक्षा तक। तो 12th 12वीं कक्षा में है तो 12वीं कक्षा में 3 सेक्शन है, एक सेक्शन वाला 12 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 12 पेड़, तीसरा सेक्शन भी 12 पेड़, तो 12 24 12 36। तो एक एपी बन रहा है। देखो पहला वाला 3 लगा रहा है, 6 लगा रहा है, 9 लगा रहा है, लास्ट वाला कितना लगा रहा है, 36 पेड़। तो एक एपी जो बन रहा है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं 3 6 9 और डॉट 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 36, ये 12वां वाला है, ये 1 वाला है और ये 12वां वाला पेड़ लगा रहा है, मतलब इतना पेड़ लगा रहा है। तो यहाँ पे टोटल कह रहा है कि टोटल कितना पेड़ लगाया गया, प्रत्येक विद्यार्थियों उस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या तो टोटल जितना क्लास वाला जितना पेड़ लगा रहा है सबको जोड़ देंगे। मतलब निकालना क्या है, 1 से 12 तक है, मतलब n का वैल्यू 12 है और निकालना है S12, टोटल 12 क्लास के द्वारा कितना पेड़ लगाया गया, तो S12 निकालना है। और A दिया हुआ है 3, D मालूम है 6। देखो क्वेश्चन देखने में हार्ड था, लेकिन अगर उसको बनाए तो डायरेक्ट एक एपी अपने आप आ गया एक एपी में, इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही टोटल पेड़ का संख्या होगा। तो यहाँ पे S12 बराबर हो जाएगा 12/2। और यहाँ पे हम यहाँ A12 दिया हुआ है, ये 12 बराबर 36 है,
तो ए से 12 बराबर हम लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए। एन की जगह पे 12 है तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। तो ये 6 और ए का वैल्यू 3 पता है। ये वाला फॉर्मूला लगाने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अगर डी का भी वैल्यू पता था तो हम योग निकालने के लिए बड़ा वाला फॉर्मूला का भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे 6 इंटू 39 बस 23 मतलब टोटल कुल लगाए गए पेड़ की संख्या जो होगा यहाँ पे लिख देना है एक लाइन। पेड़ की संख्या वैस 12 के बराबर होगा और टोटल कितना पेड़ लगाया जा रहा है तो 234 से ही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब बारी बारी से एक के बाद एक उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया। इसमें देखो स्टार्ट कहाँ कर रहा है, कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, बारी बारी से पहले बार केंद्र ए को ले रहा है, त्रिज्या कितना ले रहा है 0.5 सेंटीमीटर। केंद्र ए से 0.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले रहा है तो एक अर्धवृत्त खींच रहा है। फिर दूसरा बार में केंद्र बी ले रहा है, केंद्र बी से त्रिज्या कितना ले रहा है, पहला 0.5 लिया और दूसरा त्रिज्या ए 1 ले रहा है 1.0। तो 1.0 इस त्रिज्या को लेकर के ये नीचे वाला अर्धवृत्त खींच रहा है। फिर तीसरा त्रिज्या जो है टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक ये 1 पॉइंट, तीसरा बार में कितना ले रहा है, इसको थोड़ा देखो यहाँ पे पहला बार में ये छोटा वाला अर्धवृत्त बनाया तो इसको हम L1 से डिनोट कर रहे हैं जो पहला बार में बनाया है। दूसरा बार में बी को त्रिज्या लिया, बारी बारी से त्रिज्या ले रहा, हमेशा बारी बारी से केंद्र ए और बी को, मतलब कि पहला बार में ए को सेंटर माना है, दूसरा बार में बी को सेंटर माना है, तो सेंटर से ही ना डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से 0.5 डिस्टेंस लिया तो ऊपर वाला अर्धवृत्त खींचा। फिर 20 से दूसरा बार 20 से त्रिज्या लेगा तो 20 से कह रहा है कि एक बार 0.5 ले रहा है, दूसरा बार 1 ले रहा है तो नीचे वाला सर्कल खींच रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर उसके बाद 1.5 ले रहा है। अब ए से त्रिज्या पहला बार ले लिया, दूसरा बार बी से, तीसरा बार ए से लेगा तो ए से कितना ले रहा है 1.5 और 1.5 लेकर के तीसरा बार ऊपर से वृत्त बना, मतलब ए से त्रिज्या जो ले रहा है ऊपर में अर्ध वृत्त बना रहा है और बी से जो त्रिज्या ले रहा है, बी को केंद्र जो मान रहा है उसमें नीचे में अर्ध वृत्त बना रहा है। फिर चौथा जो आ जाएगा नीचे वाला बी से आ जाएगा तो बी से जो यहाँ से यहाँ तक का होगा चौथा सर्कल बनेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा, इससे नीचे वाला सर्कल बनेगा। तो कह रहा है इससे क्या बन गया, एक इस तरह से आकृति बन गया, ऐसे 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 करते हुए। तो इस तरह से फिर ये आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक बढ़ेगा देखो स्पाइरल 13 क्रमांक, टोटल कितना लेना है 13 को लेना है। इस तरह से 13 लेना, जैसे पहला से L1 आया दूसरा से L2 आया तो इस तरह से 13 लेना है। और कह रहा है कि जो स्पाइरल बना है इस स्पाइरल का 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से, जो 13 अर्धवृत्त से जो स्पाइरल शेप बना है उसकी कुल लंबाई कितना है। तो स्पाइरल शेप का लंबाई, ये वाला लंबाई पूछ रहा है, ये इस तरह से। तो देखो ये वाला लंबाई जो होगा ये अर्धवृत्त पहला का लंबाई, फिर नीचे वाला दूसरा अर्धवृत्त का, ये दूसरा अर्धवृत्त का ये इधर वाला कहते हैं तो इसको पेरीमीटर कहेंगे, ऊपर वाला फिर तीसरा अर्धवृत्त का पेरीमीटर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहला अर्धवृत्त से बनाए गए सर्पिल की लंबाई, ये सर्पिल है, सर्पिल की लंबाई, पहला अर्धवृत्त से बनाए गए सर्पिल को हम L मानने हैं, L1 मानने हैं, दूसरा अर्धवृत्त से उसी तरह से इसको L2 मानने हैं और इसी तरह से तीसरा अर्धवृत्त को L3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से हम कहाँ तक जाएंगे L13 तक जाएंगे। तो देखो L1 हमको निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ L1 जो है, अभी छोटा वाला सर्कल को हम अलग से ड्रॉ करते हैं। L1 जो है यहाँ ए सेंटर है और त्रिज्या लेकर के इस तरह से इतना तक बी तक खींचा गया है। तो ये वाला लेंथ L1 स्पाइरल ये तो बना नहीं है, तो सेंटर के लिए स्पाइरल तो मेन इस तरह से बनता है ना,
तो बस ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ का कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह से ये वाला लेंथ का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है। तो एक अर्धवृत्त बन रहा है। अब अर्धवृत्त का जो पेरीमीटर होता है, अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। पाई आर ये वाला वैल्यू होता है और ये नीचे वाला 2r होता है। तो यहाँ पे नीचे वाला का तो काम नहीं है, तो लंबाई जो हो जाएगा, सर्पिल की लंबाई L1 बराबर पाई R1 हो जाएगा, पहला रेडियस होगा कि नहीं। देखो जैसे एक सर्कल बनता है, पूरा वृत्त बनता है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना आता है, चारों गोला का आता है 2πr। अब आधा गोला है, आधा गोला ऐसे हो गया, तो इसका परिमिति क्या आएगा, परिमिति मतलब बाहर का लंबाई, तो बाहर का लंबाई जो आ जाएगा 2πr/2 मतलब पाई आर आ जाएगा, ऐसे भी समझो। या अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है, ये ऊपर का और प्लस इसमें दोनों डायमीटर मतलब कि इसका व्यास जोड़ते हैं, व्यास 2r के बराबर होता है। तो यहाँ हमको व्यास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ स्पाइरल वाला लेंथ लेना है। तो स्पाइरल वाला लेंथ हो जाएगा πr1, मतलब L1 बराबर हो जाएगा πr1। तो पाई का वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में लेने का है, और R1 जो है पहला पहला त्रिज्या देखो 0.5 लिया है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहला त्रिज्या जो है 0.5 लिया है, दूसरा 1, मतलब त्रिज्या हर में 0.5 बढ़ते गया, πr2 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा 22/7 इंटू 1। इसको सोल्व नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। L3 बराबर πr3 होगा, इस तरह से 22/7 इंटू 1.5। तो इस तरह से ये हम AP क्या बन रहा है, एक AP आ गया 22/7 इंटू 0.5, 22/7 इंटू 1, ये 22/7 इंटू 1.5। इस तरह रूट कितना तक जाएगा, 13 तक, मतलब L13, 13 या L13 तक जाएगा। तो यहाँ से n मालूम है, टोटल टोटल क्या निकालना है, टोटल लंबाई कितना है, मतलब निकालना L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, L13 तक, इसका वैल्यू निकालना है। टोटल लंबाई सर्पिल का ही आएगा। तो यहाँ से L1 बराबर हम मान लेंगे, इसमें टोटल कितना पद हो गया, तो 13 पद, n बराबर दिया हुआ है 13, जो दिया है उसको लिख लेंगे। L1 बराबर हो जाएगा 22/7। L1 को ही हम A1 से डिनोट करेंगे या A से डिनोट करेंगे, क्योंकि पहला पद हो गया AP का। और D बराबर जो हो जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो 22/7 इंटू 1 बाई 22/7 इंटू 0.5। अब यहाँ पे 22/7 कॉमन ले लेंगे, तो यह बचेगा 1 माइनस 0.5, मतलब 22/7 इंटू 0.5। अब D का वैल्यू आ गया 22/7 इंटू 0.5। निकालना क्या है, टोटल सम निकालना है। तो S13 पूछ रहा है, अब S13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू A2A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ से 13/2 और 2A का वैल्यू है 22/7 इंटू 0.5 प्लस A का वैल्यू मतलब L1, n-1 तो 13-1, और D का भी वैल्यू उतना ही आया 22/7 इंटू 0.5। अब यहाँ से इसको कटा देंगे, तो 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10, तो ये बच जाएगा 13/2, और यहाँ कितना बचा है 22/7 प्लस 12 इंटू 22/7 इंटू, तो यहाँ से 2 छक 12। अब 13/2, यहाँ देखो तो 6 इंटू 22/7 है, और यहाँ पे एक 22/7, मतलब यहाँ 6 22/7 में से एक 22/7 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कट गया, बचा कितना 13/2 इंटू 22, मतलब 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 इस 13 जो आ जाएगा 143 आ जाएगा, 143 सेंटीमीटर। तो सर्पिल की कुल लंबाई, यही पूछ रहा था कि जो सर्पिल बन रहा है उसका कुल लंबाई कितना होगा, तो कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। बस इसमें ध्यान रखना है कि लंबाई जो ले वो हम इसका ये वाला लेंथ लेना है। तो ये अर्धवृत्त का पूरा परिमिति जो होता है, ये इधर और इधर इसको जोड़ करके होता है πr प्लस 2r। तो ये 2r हो गया। अब इसमें से इसका तो कोई काम ही नहीं है, बस ऊपर वाला लेना है, तो 2r माइनस कर देंगे, जो डायमीटर है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, मतलब लेंथ जो होगा πr निकलेगा। तो R1 अलग अलग अर्धवृत्त के लिए अलग अलग त्रिज्या दिया हुआ, तो अलग अलग त्रिज्या से अलग अलग लेंथ मालूम कर लेंगे। फिर एक AP बन रहा है, सबको AP वाला
योग का फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो उससे सर्कल का कुल लंबाई जो आया है 143 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, देखो देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन अगर समझ करके बना रहे हैं तो बस एक एपी बन जाएगा, उसके बाद बस तो कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 19 नंबर में भी उसी तरह से कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। देखो एक फिगर बनाया गया, लट्ठों लकड़ी का टुकड़ा है बड़ा बड़ा। तो कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे, फिर उससे अगली पंक्ति इससे ऊपर वाले में 19 लट्ठे, इसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। मतलब ऊपर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा है इसका एक एक लट्ठा कम करता जा रहा है। मतलब पहले 20 था, फिर 19 हुआ, फिर 18 हुआ। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, टोटल मिलाकर के कितना हो गया, टोटल लट्ठों की संख्या जो है 200। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, तो अभी एक पंक्ति में सबसे नीचे वाला पंक्ति में 20 रखा जा रहा है। तो ये कैसे बनेगा, इसमें एपी क्या बनेगा, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं एपी। नीचे वाले में 20 बनेगा, फिर इसके 20 से ये 20 है, फिर ये 19 है, फिर 18 है, फिर इसी तरह से 17 आएगा। 20 19 18 17 ये डॉट कहाँ तक जाएगा हमको मालूम नहीं है कि कितना पंक्ति तक जाएगा, लेकिन इसमें दिया हुआ कि टोटल लट्ठा 200 है, तो 200 लट्ठा को ही रखना है। तो 200 लट्ठा को मतलब सबको जोड़ करके जितना लट्ठा आ रहा है उसमें सबको जोड़ेंगे तो 200 लट्ठा आ जाएगा। तो हम मान लेंगे कि माना कि 200 लट्ठे n पंक्ति में रखे गए हैं, मतलब टोटल पंक्ति की संख्या यही यही हो गया, कुल पंक्ति की संख्या जो है संख्या वही हो गया, n पंक्ति में रखे गए मतलब कुल पंक्ति की संख्या n हो गया। तो इसमें कह रहा है कि 200 लट्ठों को रखना है, मतलब SN बराबर कुल पंक्ति वाला जितना लट्ठा रखा है उसको जोड़ेंगे तो 200 के बराबर आएगा। और ये दिया हुआ है 20, डी है 19 माइनस 20। देखो हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, जिससे वैल्यू मेरा माइनस प्लस में आएगा तो आगे का वैल्यू पे भी इफेक्ट करेगा। यहाँ पे डी लग रहा है कि एक एक का डिफरेंस है, अगर 1 ले लेते तो आंसर गलत आ जाता है, यहाँ पे -1 आ रहा है। तो यहाँ पे n निकालना है, तो निकालना क्या है, n कितना पंक्ति में टोटल लट्ठा रखा गया है, तो n का वैल्यू निकालना है। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू, जहां भी n निकालने कहेगा वहां अधिकतर एक द्विघात समीकरण आएगा, पहले भी हम देखे हैं। 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN बराबर 200 है, बराबर n/2, a का वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -1। यहाँ से इधर चला जाएगा तो 400 बराबर n इंटू 40, और ये प्लस n-1 को गुना करेंगे तो ये -1 है, तो सब जगह n इंटू -1 तो -n, -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा। तो 400 बराबर n इंटू 41 माइनस n। अब ये आ रहा है 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। अब इसको सबको इधर लेके चलाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते, तो बीच वाले टर्म को दो भाग में लिखेंगे, और इस तरह से दो भाग में लिखेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म और गुना करने पे आगे और पीछे का गुना करके। तो आगे और पीछे का गुना करके पहला और लास्ट गुना कर रहे 3 है, तो पहला और तीसरा को गुना करें तो 400 आ रहा है। तो 400 को दो मतलब बीच वाले को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना भाग करने पे 400 आए, गुना करने पे और जोड़ने घटाने पे 41 आए। तो देखो 400 को 16 इंटू 25 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 400। लेकिन अगर ये दोनों को जोड़ रहे हैं 25 और 16 को 16 प्लस 25 कर रहे हैं तो 41 आ रहा, मतलब इस तरह से गुणनखंड में टूटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -41 n है, मतलब दोनों को माइनस में लेना तभी जुड़ करके होगा, -16 n माइनस 25 n। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 41 n आ जाएगा, और गुना करेंगे तो आ जाएगा 400 n स्क्वायर प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n-16। देखो हमेशा जहां पे भी n निकालने कहेगा अगर सम में, तो वहां पे एक द्विघात समीकरण बनेगा, -25 इंटू n-16 बराबर 0। अब n-16 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया n-25। अब अगर n-16 बराबर 0 होगा तो n का वैल्यू 16 होगा, और n-25 बराबर 0 होगा तो n का वैल्यू 25 होगा।
देखो यहाँ पे दोनों आ गया पॉजिटिव में आ गया, मतलब दोनों वैल्यू को लेना है। अगर एक निगेटिव में आता तो एक ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि दोनों में से कौन सा वैल्यू सुटेबल है। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू अगर 16 लेके बनाते हैं, जैसे देखो n का वैल्यू 16 मतलब a 16, a को हम पंक्ति माने हैं। जैसे पहला पंक्ति में a1 कितना है, पहला पंक्ति में 20 रखा गया है। जैसे देखो पहला पंक्ति में a1 जो है 20 है, a1 कहने का मतलब पहला पंक्ति में 20 लट्ठा रखा गया। तो अगर टोटल 16 पंक्ति है तो 16वां पंक्ति में कितना लट्ठा रखा जाएगा, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो a 16 से। तो a 16 को कैसे निकालेंगे, तो a प्लस 15d, और a का वैल्यू पता है 20 प्लस 15 इंटू d का वैल्यू -1। तो a 16 बराबर आ गया 20 माइनस 8। और अगर a 25 निकालेंगे, अगर n का वैल्यू 25 लेते हैं, मान लिया जाए 25 पंक्ति में 200 लट्ठा रखा जा रहा है, तो 25 पंक्ति में 25वां कहने का मतलब ऊपर सबसे ऊपर वाला में कितना लट्ठा रखा जा रहा है, तो ये आ जाएगा a प्लस 24d। अब a का वैल्यू 20 प्लस 24 इंटू -1, तो आ जाएगा 20 माइनस 24। देखो तो यहाँ पे a 25 बराबर आ गया -4। कह रहा है कि ऊपर वाला जो है 25वां पंक्ति में -4 लट्ठा रखा गया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे -4 आ गया, तो लट्ठों की संख्या हमेशा 1 होगा 2 होगा, माइनस में तो होगा नहीं। तो इसलिए a 25 n का वैल्यू क्या हम कंसीडर करेंगे, तो n का वैल्यू 16। तो कुल पंक्ति की संख्या कितना आ गया, जिसमें कुल पंक्ति की संख्या जिसमें 200 लट्ठे रखे गए हैं, तो वो आ गया n बराबर 16। और क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा था, दो चीज पूछ रहा था कि कुल कितने पंक्ति में लट्ठे रखे गए हैं। यहाँ पे 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए, तो उसका वैल्यू आ गया 16। तथा सबसे ऊपर पंक्ति में, सबसे ऊपर पंक्ति मतलब सबसे बाद वाला पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या यहाँ हम लिखेंगे सबसे ऊपरी। देखो सबसे पहले सबसे नीचे वाला को हम 1 मान रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला को n मानेंगे। लट्ठों की संख्या जो आएगा a1 जो दे रहा है सबसे निचला पंक्ति का, तो सबसे ऊपरा पंक्ति का दे देगा जो an देगा, तो an बराबर a16। तो a16 बराबर हम निकाले हैं पहले की 5। तो एक आंसर ये आ जाएगा और दूसरा आंसर ए, मतलब ऊपर की पंक्ति में टोटल लट्ठा 5 रखा गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है 20 नंबर को देखते हैं। ये भी उसी तरह से एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, तो जिससे लगता है बहुत हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन इसको एक एपी में सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि एक एपी में इसको लिख लें, वहां तक कोई गलती नहीं होना चाहिए। जब वहां तक गलती नहीं होगा तो आगे तो बस कैलकुलेशन करना है। इसमें क्या कर रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टी रखी हुई है। देखो यहाँ पे एक आलू रेस है, इसमें एक बाल्टी रखी हुई है स्टार्टिंग स्थान पे, जो पहले आलू से कह रहा 5 मीटर की दूरी पे। तो पहला आलू है, यहाँ पे रखा हुआ आलू है इस तरह से। पहला आलू से बाल्टी कितना दूरी पे है, 5 मीटर पे। तो कह रहा है, यही लिखा फिगर में ही हम देख रहे हैं कि पहला आलू से बाल्टी, पहला आलू यहाँ रखा हुआ, दूसरा आलू 2 यहाँ रखा रहेगा, आलू 3 यहाँ होगा। तो पहला आलू जो कह रहा है, वो कह रहा है कि पहला आलू जो है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में और उसके बाद वाले आलू को सबको 3-3 मीटर की दूरी पे रखा जा रहा है। जैसे देखो बाल्टी से आलू की दूरी 5 मीटर है, लेकिन प्रत्येक आलू के बीच दूरी सबको 3-3 मीटर का दूरी पे रखा गया है। और इस रेखा पे टोटल कितना रखा गया आलू, तो टोटल 10 आलू रखा गया है। अब करना क्या है, तो फिगर में हम देख ही लिए, ये फिगर का डिस्क्रिप्शन था तो फिगर को देख लिया। अब आगे करना क्या है, तो देखो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब स्टार्ट करती है यहाँ से इधर जाने के लिए। प्रत्येक प्रतियोगी क्या कर रहा है कि यहाँ से इधर स्टार्ट करती है, बाल्टी से चलना मतलब बाल्टी को स्टार्टिंग पॉइंट मान के इधर आती है, निकटतम आलू को उठाती है। तो बाल्टी के निकटतम आलू पहला आलू हो जाएगा जो 5 मीटर का डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसे लेकर वापस देखो यहाँ से यहाँ तक आई, पहला बार में यहाँ से यहाँ तक आई कि नहीं। फिर क्या कर रहा है कि फिर वापस दौड़ती है और आलू को बाल्टी में रखती है, मतलब एक आलू उठाई फिर वापस जाएगी और आलू को बाल्टी में रखेगी। फिर क्या कह रहा है कि फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, बाल्टी में रखेगी तो दूसरा आलू उठाएगी, तो दूसरा आलू उठाने के लिए यहाँ तक आएगी। ये तो पहला आलू था, दूसरा आलू अब यहाँ है तो यहाँ तक आएगी। फिर इसको वापस फिर क्या कर रहा है कि उसे उठाकर फिर वापस बाल्टी में डालती है, तो वापस बाल्टी में फिर यहाँ जाएगी। तो इसमें कह रहा है कि उसे
तब तक ऐसा करना, अड़ुआ ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। सभी आलू मतलब 10 आलू को बाल्टी में रखना है उसको, एक बार में एक ही आलू उठाना है और फिर उसको वापस रखना है। तो कह रहा है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कितनी दूरी दौड़नी पड़ रही है। तो हम मान लेते हैं, माना कि प्रतियोगी को पहले आलू बाल्टी में रखने पर तय दूरी। अब पहला आलू को बाल्टी में रख रहा है तो कितना दूरी तय कर रही है, तो देखो 5 तो इधर आ रही है, फिर से 5, 5 बाल्टी शुरू करी, 5 तो आलू को उठाने में हो गया, फिर इधर से इधर जाएगी तो 5 मतलब 5 + 5 जो हो गया 10। ऐसे को लिख सकते हैं 2 × 5 = 10। अब इसको दूसरा आलू जब उठाएगी, फिर इसी तरह से दूसरा आलू को दूसरा आलू उठा करके वो बाल्टी में रखेगी, तब कितना दूरी तय करेगी। तो दूसरा आलू यहाँ से शुरू करती है, यहाँ से यहाँ तक तो आ गई, पहला आलू उठा के रख दी तो 10 मीटर दूरी तय कर ली। फिर दूसरा आलू उसको उठाना है तो यहाँ से 5 और 3 8 मीटर आने में तय करेगी, फिर 8 मीटर वापस जाएगी रखने के लिए, मतलब 5 + 3 + 5 + 3, इसको करेंगे तो 16, या फिर 8 2 × 8, यहाँ से ये भी कर सकते हैं 2 × 8 = 16 मीटर। इस तरह से तीसरा आलू रखेगी तो 5 + 3 + 3 सब में आगे ऐड होते जाएगा। अब तीसरा आलू में होगा 5 + 3 मतलब 8 + 3 हो जाएगा, तो 5 + 3 + 3 8, यहाँ पे 8 + 3 2 × 8 + 3, 8 + 3 उसको 2 बार जाना पड़ेगा, पहला 8 है, अब 3 दूरी और तो 8 + 3 11 × 2 तो 22। तो इस तरह से एपी क्या आ रहा है देखो, तो पहले 10 फिर 16 फिर 22, मतलब सब में 6 का डिफरेंस है, तो एक एपी बना रहा है। एपी कौन सा है, 10 है, पहला आलू को उठाई तो 10 मीटर दूरी तय की, दूसरा आलू को उठा के बाल्टी में रखी तो 16, तीसरा आलू को उठाएगी तो 22 मीटर का दूरी तय करेगी। इसी तरह से उसको 10 आलू तक उठाना है, तो 10 आलू तक को टोटल कितनी दूरी तय करेगी, तो एक आलू को उठाने में 10 मीटर, 2 आलू को उठाने में तो 10 + 16, तो हमको निकालना क्या है 10 + 16 + 22 प्लस सबको जोड़ करके कहाँ तक 10 आलू तक, मतलब 10 आलू उठा करके बाल्टी में रखने तक कितना दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो हो गया 10 आ गया, 10 आलू उठाना है, a का वैल्यू भी 10 है और d का वैल्यू 16 - 10 6 है, तो यहाँ से S10 निकालेंगे तो S10 हो जाएगा n/2 × 2a + n-1 × अब n/2 को हम 10/2 लिखेंगे, 2a का वैल्यू 10 और n का वैल्यू 10 - 1 × 6। अब ये आ जाएगा 5, यहाँ से आ गया 10 20 + 9 × 6, यहाँ पे 5 × आ जाएगा 20 + 54, 20 + 54 करेंगे तो आ जाएगा 74 और 4 × 5 = 20, 7 × 5 = 35, 2 37, मतलब कुल दूरी कितना उसको दौड़ना पड़ेगा, जो कुल दूरी होगा वो S10 के बराबर हो रहा है और S10 कितना आ रहा है 370 मीटर। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन।